नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ और हमारी पॉडकास्ट द विजडम वेव में आपका स्वागत है। आज की इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे भारत में नौजवानों के संबंध में और उनकी बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज के विषय में। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की दर वर्तमान में लगभग 7.45% रही है। ये आंकड़े कुछ समय पहले के हैं। इसमें अर्बन सेंटर्स में 7.93% है और रूरल एरियाज में 7.44% है। और इनमें हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर है पूरे देश में राज्यवार वो 37 से 38% है हरियाणा में। कुछ और आंकड़ों की बात पहले करेंगे कि हमारे यहाँ या और देशों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है तो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर इंडिया में है वो 23.22% है। ये 2022 का आंकड़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट की दर अमेरिका में 2022 मार्च में 3.6% है। यूनाइटेड किंगडम में मई 2023 की 4.0% है। जून 2023 जर्मनी 5.7%, मार्च 2023 फ्रांस 7.1%, जून 2023 चाइना 5.2%, अगस्त 2022 इंडोनेशिया 5.86%। सोचने की बात यह है कि जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा एक लोगों का संख्या है, बहुत बड़ा नंबर है। और ये जो परसेंटेज निकाला गया है इनके क्या मानक हैं, किस आधार पे ये निकाल रहे हैं, मैं इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि परसेंटेज के मुकाबले समस्या ज़्यादा गंभीर है। और दरअसल ये जो चीज़ है ये उसी किस्म की है कि जब आप शिक्षा दर देखते हैं तो साक्षर होने में, डिग्रीधारी होने में और एजुकेटेड होने में जो लोग गौर फरमाएंगे वो जानेंगे कि इन तीनों में फर्क है। तो एम्प्लॉयड होने में, अनएम्प्लॉयड होने में और आंकड़ों में कुछ इसी किस्म की नज़रों के आपको अलग अलग चश्मे लगाने पड़ेंगे, तो शायद आप सही तरीके से इस चीज़ को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और फिर आप उसका एहसास कर पाएंगे। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, पहला मौका तब था जब मैं देखता था कि न जाने कितने शहरों से, ग्रामीण अंचलों से, सुदूर से नौजवान आते हैं अपने सरकारी नौकरियों का। तब सबसे बड़ा क्रेज था, आज भी है, और उसके लिए तैयारी करते हैं। हम आप सब जानते हैं कि कितने लोग सरकारी नौकरियों की आशा में, इच्छा में इम्तहान की तैयारी करके इम्तहान देते हैं, साल दर साल देते हैं, आधी उम्र निकल जाती है और कितना उसमें कम परसेंटेज है जो लोग सफल हो पाते हैं। फिर बाकी के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के और एवेन्यूज़ हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वो सबको खपा सकें इतने न तब थे और न अब हैं। दूसरी बात, जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं, पिछले 30 साल से गांव में, गांव के लोगों से मेरा बहुत मिलना जुलना कई बार रेगुलर बेसिस पे रहता है, तो वहां यंग जनरेशन में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति भयावह है। कहीं महसूस होती है, कहीं नहीं होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने खेतों में वो नौजवान सुबह 4 बजे उठ के, रात को 3 बजे उठ के पानी लगाता है और
खेती संबंधी काम करता है, 3-4 घंटे का काम है, या कभी जब दिन में काम है, ट्रैक्टर चलाना है, वो करता है और उसको वो पूरी तरीके से अपने को एम्प्लॉयड मान लेते हैं। अब ये मनरेगा में काम करते हैं, एम्प्लॉयड मान लेते हैं। दूसरी तरफ शहर में न जाने कितने नौजवान हैं जो 24 घंटे के दिन में 16-16, 18-18, 19-19 घंटे काम करते हैं। जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है तब से कामों के घंटे और बढ़ गए हैं। मेरा इन बातों को बैकग्राउंड में कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसी वस्तु स्थिति है जिससे हर व्यक्ति परिचित होगा, चाहे ग्रामीण अंचल का हो चाहे शहरी अंचल का हो। लेकिन इस समस्या की जो भयावहता है और इसका सॉल्यूशन है, उस पर कितनी भी चर्चा करिए, अभी गाड़ी सही पटरी पे है नहीं। मेरी बहुत लोगों से बात होती है, लोग कहते हैं कि साहब अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं हमको ऐसा करना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर होने से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो नहीं हल होती। रास्ता मिल जाएगा, उन लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट नहीं हुआ। उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रियल टेक्निक्स में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और कुछ लेबर और टेक्नोलॉजी का सामंजस्य बैठाया जाए। बात मुझको भी समझ में आती है, और जब मैं जाके देखता हूं कि यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया अथवा हिंदुस्तान में जब कंप्यूटर आया तो एक बारगी ऐसा लगा था कि शायद मशीनें लोगों का एम्प्लॉयमेंट खा जाएंगी। लेकिन हमने देखा कि टेक्नोलॉजी जब बढ़ी तो लोगों को कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में खपने के लिए दूसरे दरवाजे, दूसरे रास्ते खुल गए। लेकिन बात यह है कि जो नीति निर्धारक हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जब टेक्नोलॉजी को हम एडॉप्ट करें, जब उसका उपयोग शुरू करें, तो ऐसा जरूर हो, हम ध्यान में रखें कि हमारे यहाँ का जो बेरोजगार तबका है, टेक्नोलॉजी आने से उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े। दूसरी चीज, मेरा मानना यह है कि जो हमारे यहाँ यंग लोग हैं उनको एक बहुत ज़्यादा फर्क, सब आजकल सबका एक्सपोजर है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पर, लेकिन एक अभियान चलाने की ज़रूरत है जिसमें उनको ये बताने की ज़रूरत है कि भाई सरकारी नौकरियां सीमित हैं। आज हिंदुस्तान उस जगह पर खड़ा हुआ है जहां आपको जॉब सीकर से जॉब गिवर बनना पड़ेगा, और ये जो बनने की यात्रा है इसमें फिर रोल आ जाता है हमारे शिक्षा व्यवस्था का, हमारे पॉलिसी मेकर्स का, हमारी सरकारों का। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जो नीतियां बनाते हैं, वो नीति निर्धारक लोग जो हैं वो ये भी देखें कि क्या नीतियां सही तरीके से लोगों तक पहुंच रही हैं। जब आप प्रधानमंत्री रोजगार योजना या अन्य योजनाओं में बात करते हैं विदाउट कोलेटरल लोन की, तो क्या सचमुच में बैंक के अधिकारीगण, जो लोग काम करना चाहते हैं, उन्हें विदाउट कोलेटरल लोन देना चाहते हैं? मैं किसी इंडिविजुअल केस की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं, और आप में से बहुत से लोग जिसका इस समस्या से साबका हुआ हो वो जानते होंगे कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो बहुत से स्थानों पे दलालों के चंगुल में फंसते हैं। उन दलालों के माध्यम से ही वो जो नौजवान है भटकता हुआ पहले रजिस्ट्रेशन कराता है, फिर बैंक में जाता है, फिर पैसे मिलते हैं, न जाने कितना कमीशन चला जाता है, और वो भी छोटा अमाउंट ही मिलता है। जब आप बड़े अमाउंट के लिए विदाउट कोलेटरल जाते हैं तो बैंक वाले या तो उन लोगों को देते हैं जिनकी ऑलरेडी कहीं दूसरी कहीं ना कहीं कोई कोलेटरल हो, तो वो सिक्योर टाइप समझ के
अंडरस्टैंडिंग से लोन दे देंगे, बिल्कुल नया आदमी, कोई बड़ा इक्का दुक्का ऐसा, मतलब इसका परसेंटेज बहुत कम है कि एक्चुअल लाभ मिले उसको विदाउट कोलेटरल का स्कीम के अनुसार, जिसको सचमुच में जरूरत है। नहीं तो डर के मारे बैंक वाले देते नहीं है, ये हकीकत है। बाकी इसकी लीगैलिटीज क्या हैं और ऐसा क्यों होता है, सही होता है गलत होता है मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा होता है। दूसरी चीज मेरा मानना यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसा जोर देना चाहिए। मैं देखता हूं हर जगह कोचिंग खुली हुई है, सरकारी नौकरियों के लिए कोचिंग है, डॉक्टरी के लिए कोचिंग है, इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग है, लेकिन मेरा मानना है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए कितने सेंटर खुले हुए हैं। कागजों की बात नहीं कर रहा, हकीकत की बात कर रहा हूं। कितनी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से टाई अप्स हैं और विकसित देशों की तरह, और जिनके यहां रिसर्च की चेयर्स हैं, स्पेस पर, वाटर पर, कृषि पर, दूध पर, पानी पर, इन सब चीज़ों पर रिसर्च हो रही हो, जहां पर लोग रिसर्च करें, उनसे संबंधित आविष्कार हों या उनसे संबंधित विषयों पे काम हो, और आगे चल के टेक्नोलॉजी और रिसर्च के सामंजस्य से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें। और जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, कुछ छोड़ दीजिए, नहीं तो कितनी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर बच्चे बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम या बीएससी, एमएससी करने जाते हैं, या बीबीए वगैरह भी करते हैं, और उसके बाद या लॉ की पढ़ाई तो कैरियर ओरिएंटेड हो गई, और ये सब करने के बाद उनको जिस समय वो पढ़ रहे हैं उस समय असलियत में कितनी यूनिवर्सिटी हैं जो इंटर्नशिप चलाती हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं जो उन बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाती हैं जिससे कैरियर का ओरिएंटेशन हो। इस विषयों पर कौन सोचेगा? खाली इतिहास बदलना, या हमारे यहाँ क्या है, कल्चर की बातें बहुत ज़रूरी हैं, इतिहास की बातें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जब आप आर्थिकी की बात करें तो आपको सोचना भी आर्थिकी की तरह पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं सोचेंगे तो आप नीतियां कितनी भी बना दीजिए, जमीनी स्तर पर उनका लाभ नहीं पहुंच पाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग उनकी, और उसकी जो असिस्टेंस है कि अगर वास्तव में कोई नौजवान कोई काम करना चाहे तो उसको जो कागजों पे सरकारी सुविधाएं हैं उस पर बिना हीला हवाली के उसको लाभ मिले। अब आप में से कुछ बहुत से लोग कहेंगे कि सरकारों ने पोर्टल बना दिए हैं, आप कोई समस्या है उस पर डाल दें। आप पोर्टल पे समस्या डालिए, 4 दिन में आ जाएगा, निस्तारण हो गया है। कुछ का निस्तारण होता भी होगा, लेकिन मैं कागजी खाना पूरी और रेड टेपिज्म इससे आगे की सोचने की कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि यदि आप इस समस्या से सचमुच लड़ना चाहते हैं तो आपको सोच ईमानदारी की रखनी पड़ेगी। हमारे यहाँ नीतियां बनाने के लिए देश से विदेश से एक आर्थिकी के विद्वान हैं, नोबेल प्राइज विजेता हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे हुए लोग हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जैसे लोग हैं, अभिजीत बनर्जी जैसे लोग हैं, डॉक्टर कौशिक बासु जैसे लोग, आचार्य जी जैसे लोग हैं, पनगड़िया जी जैसे लोग हैं, रघुराम राजन साहब जैसे लोग हैं। मतलब लोगों की कमी नहीं है। और भी हिंदुस्तान के न जाने कितने लोग हैं जो वर्ल्ड बैंक में और IMF में और न जाने कहाँ कहाँ उच्च पदों पर काम कर रहे हैं। तो हमको सलाह देने वालों की और नीति में राय देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन लेवल है उस पर निश्चित तौर पर आप बताइए, अगर एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होता है वो प्रोडक्टिव नहीं है, आपने मनरेगा में कच्ची सड़क बनवाई और बरसात आई और बह गई, तो भाई उसका एम्प्लॉयमेंट का लाभ क्या है? मैं वो जो भ्रष्टाचार वगैरह इन्वॉल्व है वो तो अलग बात है, लेकिन इससे एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है। वो होना चाहिए, इतनी अच्छी योजनाओं का लाभ आना चाहिए। एक और मुद्दा है, जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं तो मैं देखता हूं, जब वहां पर ये जनरलाइज नहीं है लेकिन कई स्थानों पे मुझे देखने को मिला कि नौजवान सुबह खेतों में काम कराए, उसके बाद
नशे की लत देख रहा हूँ मैं नौजवानों में, बैठ के ताश खेल रहे हैं नौजवान, जो एज उनकी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट की है। खेती भी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन मेरा मानना है कि उन नौजवानों को सही जानकारी हो, कोई आलू हो गया और चीज़ें हैं, इनके इंस्टीट्यूट्स बने इलाकों में जहां इनकी खेती होती है। उन इंस्टीट्यूट्स में बजाय इसके कि वो नौजवान पंचायत घर में बैठ के ताश खेलें, वो इंस्टीट्यूट्स की तरफ आकर्षित हों। वो आकर्षित कब होंगे? जब उनको वहां का लाभ दिखेगा, जब एक्चुअली हर कोई अपने जीवन का स्तर सुधारना चाहता है। और भारत का जो भविष्य है वो सरकारी नौकरियों में नहीं है। जब तक यहाँ की नौजवान पीढ़ी जॉब क्रिएटर नहीं बनेगी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, लेकिन उसको तलाश के, उसको तराश के और उसके लिए सुविधाएं मुहैया करा के तभी ये मूर्त रूप दिया जा सकता है। और ये काम पॉलिसी मेकर, सरकार और जिम्मेदार लोगों का है। मेरा इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन लोगों से अनुरोध है जो इससे या तो अनएम्प्लॉयड व्यक्ति के रूप में या एम्प्लॉयमेंट देने वाले के रूप में अथवा इन नीतियों को बनाने वाले के रूप में या इन नीतियों को साकार रूप देने वाले के रूप में, यानी एग्जीक्यूट करने वाले अधिकारी लोगों के रूप में हैं। उनमें से जो लोग इस पॉडकास्ट को सुने तो मेरा कहना है कि इन मुद्दों पर भी ध्यान दीजिए, जमीनी हकीकतों पर ध्यान दीजिए। खाली कागजों पर नीतियां बनने से देश के विकास की रफ्तार वो नहीं हो पाएगी जो असलियत में होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज वक्त आ गया है कि भारत दुनिया के देशों को पछाड़ सकता है। हम सबसे ज्यादा नौजवान लोगों का देश हैं और हमारे नौजवान जहां मौका मिलता है तो हमारा नौजवान अपनी काबिलियत से दूसरों को बिल्कुल कायल कर देने वाला है, कहीं पीछे नहीं रहता है। आप देख लीजिए आज बड़े बड़े, चाहे गूगल है, चाहे IMF है, इन सबको हेड कौन कर रहा है? भारतीय मूल के लोग। कहीं हम पीछे नहीं है। हमारे नौजवानों की काबिलियत वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया में, लेकिन मौका देने का काम जिन लोगों का है उन्हें सोचना होगा। मुझे उम्मीद है कि ये विषय जरा गंभीर था, लेकिन शायद आपको पसंद आया हो। आप अपने विचारों से मुझे अवगत कराइएगा और जिम्मेदार लोग इस विषय पे जरूर सोचिएगा। ये देश आपका आभारी रहेगा, ये नौजवान पीढ़ी और इनके घर वाले आपके आभारी रहेंगे। आज की पॉडकास्ट में इतना ही। अगली पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।